अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। साजिद जोश इंतकाम में इस हद तक नहीं जा सकता। ये ठीक है कि रिश्ते से इनकार के बाद जब मेरी शादी जावेद से हुई तो उसने हसरत महसूस किया होगा। इसके दिल में जावेद के लिए नफरत भी पैदा हुई होगी, लेकिन उसने कोई भी ओछा कदम उठाने की कोशिश नहीं की थी। ये वारदात किसी और ही ने की है, क्योंकि साजिद तो पिछले 1 माह से लाहौर में है और फिर 6 साल के बाद वो इस किस्म की हरकत करेगा। इसका कोई जवाब नहीं बनता जनाब। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। अगर तुम दोनों के बीच दो तरफा मामला होता, यानी जैसे साजिद तुम्हें पसंद करता था, तुम भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती, तो क्या कहा जा सकता था कि उसने तुम्हारे हुसूल की खातिर जावेद को ठिकाने लगा दिया होगा। मैं समझती हूँ जावेद की मौत में साजिद का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। वो बड़े एतमाद से बोली, ये किसी और ही का रचाया हुआ खूनी खेल है और किसी और ही की मुझे भी शिद्दत से तलाश है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। कोई ऐसा शख्स जो अपने दिल में जावेद के लिए बेपनाह नफरत और इंतकाम के जज्बात रखता हो, क्या यहाँ चकबत्ती में ऐसा कोई शख्स हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो पुरवसूख अंदाज में बोली। चकबत्ती में जावेद का कोई दुश्मन नहीं है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर चौंके हुए अंदाज में पूछा, थानेदार साहब, ये रहजनी की कोई वारदात भी तो हो सकती है। मुमकिन है लुटेरों ने उसे लूटने की कोशिश की हो और उसकी मज़ाहमत पर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया हो। नरगिस से मैं काफ़ी देर से बातचीत कर रहा था, लेकिन इस खूनी वारदात के हवाले से ये पहलू अभी ज़ेर बहस नहीं आया था। ताहम मेरा जहन इस मामले में शीशे की तरह साफ और शफाफ था। ये किसी भी सूरत राहजनी की वारदात नहीं थी। राहजनी? मैंने नरगिस की तरफ देखते हुए कहा। इस किस्म की वारदातों में राहजन और डाकू वगैरह मुसाफिरों को लूटने की कोशिश करते हैं। जो मुसाफिर शराफत से लुट जाते हैं, इनकी जान सलामत रहती है। माल को वो जान का सदका समझकर सब्र शुक्र कर लेते हैं, और जो मुसाफिर लुटेरों की कार्रवाई में मज़ाहमत पेश करते हैं, लुट तो वो भी जाते हैं, मगर शदीद ज़ख्मी होने के बाद और बाज़-औक़ात जान गंवाने के बाद। लेकिन जावेद के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा नहीं हुआ थानेदार साहब? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। जावेद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल तो कर दिया गया है। डाकू इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे? ये अच्छा सवाल है कि डाकू इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे। मैंने इसी के अल्फाज को दोहराते हुए कहा। डाकुओं का बुनियादी मकसद मुसाफिरों को लूटना होता है, लेकिन इस वारदात में डाकू बाअल्फाज़ दीगर जावेद के कातिलों ने इसे लूटने की कोशिश नहीं की। जी? उसकी हैरत 7वें आसमान को छूने लगी। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर रहा हूँ नरगिस। मैंने गहरी संजीदगी से इसके सवाल का जवाब दिया। जावेद के कातिलों ने उसकी जेब से एक पैसा भी निकालने की कोशिश नहीं की। इसके पास जो भी रकम थी वो मुझे उसकी जेब के अंदर से मिल गई है, जिससे ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि जावेद को पेश आने वाला वाकया राहजनी की कोई वारदात नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। ओह! वो तशवीशनाक अंदाज में मुझे तकने लगा। ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? मुझे भी तो इसी नाजुक और अहम सवाल के जवाब की तलाश है नरगिस, मैंने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, यहाँ चकबत्ती में तुम्हारे ससुराली हालात से कौन कौन वाकिफ था? ये सवाल इस हवाले से मेरे जहन में चमका था कि मुमकिन है चकबत्ती का कोई वसनीक नरगिस से गहरी हमदर्दी रखता हो, और जब उसे नरगिस के ससुराली मसाइब व आलम की खबर हुई तो उसने चुपचाप जावेद को ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन नरगिस के जवाब ने मेरे इस ख्याल की नफ़ी कर दी। नहीं थानेदार साहब, वो अपनी गर्दन को नफ़ी में हरकत देते हुए बोली, मैंने अपने ससुराली हालात को सीने में दफन कर रखा है। जब मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया तो और किसी को कैसे बता सकती थी? चकबत्ती में कोई नहीं जानता था कि इधर ससुराल में मुझ पर क्या बीत रही थी। मैंने गंभीर अंदाज में हुंकारा भरा। फिर पूछा, और उधर जलालपुर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी? मैं समझी नहीं। वो तेज़ी से पलकें झपकाते हुए बोली, आपने मुझसे क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि उधर जलालपुर में जावेद की किसी से दुश्मनी वगैरह थी? नहीं। उसने एक मरतबा फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई।
मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब। देखो नरगिस, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जावेद के साथ जो भी अंधोनाक वाकया पेश आया है, ये किसी दोस्त का कारनामा तो हो नहीं सकता। यकीनन इसके किसी दुश्मन ने ही इसको बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। जी आप कह तो ठीक ही रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर तुम मेरी ज़रूरत को समझने की कोशिश करो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब तक मुझे जावेद के दुश्मनों के हवाले से कोई सुराग या इशारा ना मिले, मैं इसके कातिलों तक आसानी से रसाई हासिल नहीं कर सकूंगा। और अगर मेरी कातिलों तक रसाई नहीं होगी तो मैं इन्हें कैफर किरदार तक कैसे पहुँचाऊँगा। जी मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन यकीन करें, मैं जावेद के दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती। मुझे पता चला है कि वो गुस्से का बहुत तेज़ था। मैंने एक और पहलू से इसे घिसने की कोशिश की। अक्सर लोगों से उसकी मुँहमारी होती रहती थी। क्या कभी किसी से ऐसा झगड़ा भी हुआ जो संगीन सूरत इख्तियार कर गया हो? मेरा मतलब है कि इस झगड़े में जावेद ने किसी की दुर्गत बना दी हो। नहीं जी, इतना शदीद झगड़ा तो इसका किसी से भी नहीं हुआ था, वो मोतदिल लहजे में बोली। हाँ ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता था और अक्सर लोगों से उसकी गर्मागर्मी भी हो जाती थी। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानती हो जो अपने गले में फिरोजे वाला लॉकेट पहनता हो? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। जी क्या? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। ये फिरोजे का लॉकेट क्या होता है? सवाल पूछने के साथ ही मैंने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर लॉकेट निकाला कि वो लफ्ज़ फिरोजे पर क्यों चौंकी थी। नरगिस के इस सवाल ने मुझे बता दिया था, वरना लॉकेट कोई ऐसा नाशनास लफ्ज़ नहीं था। यकीनन वो फिरोजे के हवाले से कुछ जानती थी। मैंने चटके हुए फिरोजे वाले लॉकेट को उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये लॉकेट मुझे इस जगह पड़ा हुआ मिला है जहाँ करीब ही खेतों में जावेद की लाश पाई गई थी। मुझे यकीन है कि ये लॉकेट कातिलों में से ही किसी का है, जो वारदात के दौरान में उसकी डोरी टूट जाने से ज़मीन पर गिर गया था। मैंने उसके बारे में तुम्हारी सास रहमत बीवी से भी पूछा था। फिर उसने क्या जवाब दिया थानेदार साहब? उल्टा उसने मुझसे ही सवाल कर डाला। इसका कहना है कि इस लॉकेट का जावेद से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने नरगिस को बताया, और ना ही वो इस लॉकेट के बारे में और कुछ बता सकती है। मेरा भी यही जवाब है थानेदार साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोली। मैंने ऐसा कोई लॉकेट जावेद के पास कभी नहीं देखा, बल्कि जावेद को तो लॉकेट पहनने का शौक ही नहीं रहा। किसी और के गले में तुमने ये लॉकेट देखा हो? उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने मज़कूरा लॉकेट को जेब में रखा और वहाँ से उठ गया। जलालपुर में पहुँचने के बाद मैंने थाने का रुख करने से पहले मकतूल जावेद की माँ रहमत बीवी से मुलाकात करना अज़हद ज़रूरी जाना। अगरचे नरगिस के मामले में उसका किरदार बहुत ही मनफी और अहमकाना बल्कि साजिशाना रहा था। ताहम उसके बेटे की अरमनाक मौत हुई थी। वो एक माँ थी और औलाद के लिए हर माँ का दिल एक जैसा ही होता है। मैं शाम से कुछ पहले रहमत बीवी के घर में था। इससे इब्तिदाई मुलाकात तो उधर चकबत्ती के चावल के खेतों ही में हो गई थी और मैंने इससे वाजबी सी पूछताछ भी की थी। लेकिन ये मामला ऐसा था कि इससे तफसीली मुलाकात की ज़रूरत थी। चकबत्ती में खैरदीन, सफ़िया और नरगिस की ज़बानी मुझे नरगिस और जावेद की शादी के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल हो गई थी। और ये बात भी कि जावेद से शादी से चंद माह पहले नरगिस के लिए साजिद का रिश्ता आया था। ताहम बाद में इनके बीच किसी किस्म का मेल मिलाप नहीं रहा था। नरगिस ने बड़े इत्मीनान के साथ मुझसे बात की थी और मेरा तजुर्बा बताता था कि उसने किसी भी मरहले पर दरोगोई से काम नहीं लिया, और उसकी बातों से मैंने बड़ा वाज़े महसूस कर लिया था कि अब उसका जलालपुर आने का कोई इरादा नहीं था। इसके वालिदैन की भी यही मर्जी थी। मैं इस वक्त रहमत बीवी की बैठक में इसके पास बैठा हुआ था। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने मेरे जीदे के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया? जावेद के कातिल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे रहमत बीबी, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। बस ज़रा मुझे इन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, और ये रास्ता मुझे तुम दोगी। रास्ता क्या? मैंने तो आपको बंदे का नाम तक बता दिया था, वो बेजारी से बोली। मगर आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं? बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुमने मुझे किस बंदे का नाम बताया था? मेरे लहजे से हैरत टपक रही थी। और कब? उधर चकबत्ती के खेतों में थानेदार साहब, वो अजीब से लहजे में बोली। आप इतनी जल्दी भूल गए? मैंने कहा था ना, इस बंदे को गिरफ्तार कर लें, सारा मसला हल हो जाएगा। ओह, तुमने तो नरगिस के बाप खैरदीन की तरफ इशारा किया था, मुझे याद आ गया।
तो क्या तुम्हारे ख्याल में खैरदीन ने जावेद को कत्ल किया है? इस खबीस बुड्ढे ने मेरे बेटे को कत्ल किया है या किसी और से कराया है, ये मैं नहीं जानती। वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि खैरदीन मेरे जीदे के दुश्मन को अच्छी तरह जानता है। आप इसे गिरफ्तार करके सख्ती करेंगे तो इसकी ज़बान खुल जाएगी। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की कि रहमत बीवी अपने दिल में नरगिस और उसके माँ बाप के लिए हद से ज़्यादा अनाद रखती थी। यूँ महसूस होता था जैसे खैरदीन का जिक्र करते हुए उसकी ज़ुबान जहर उगलने लगती थी। पहले इसका फोकस खैरदीन पर था, अब उसने जावेद का कोई दुश्मन भी निकाल लिया था। लिहाजा इस खुर्राट औरत को एहतियात से टटोलने की ज़रूरत थी। ठीक है रहमत बीबी, मैं खैरदीन को गिरफ्तार कर लूँगा, मैंने मसलहत आमेज़ अंदाज में कहा। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम अपने बेटे के दुश्मन को अच्छी तरह जानती हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बड़े एतमाद के साथ बोली। इस बंदे का नाम है साजिद। अगरचे नरगिस की ज़बानी मुझे साजिद के हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल हो चुकी थी, मगर रहमत बीवी का नुक्ता नज़र जानना भी ज़रूरी था। लिहाजा मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये साजिद कौन है? नरगिस का दोस्त, वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली। मैंने सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा रहमत बीवी? मेरे सवाल के जवाब में उसने मुझे एक चटपटी मसालेदार कहानी सुना डाली, जिसके मुताबिक नरगिस का अपने पड़ोसी साजिद के साथ बड़ा तूफ़ानी किस्म का माशका चल रहा था। साजिद नरगिस से शादी करना चाहता था, लेकिन नरगिस की शादी जावेद से हो गई। लिहाजा साजिद जावेद का दुश्मन बन गया और फिर मौका मिलते ही उसने जावेद को ठिकाने लगा दिया ताकि अपनी महबूबा से शादी रचा सके, वगैरह वगैरह। रहमत बीवी की कहानी मबनी बर अनाद थी। उसने साजिद को जिस अंदाज में पेंट किया था, उससे यही लगता था कि वो इसे अपने बेटे का कातिल डिक्लेयर कर चुकी है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रहमत बीवी, तुम्हारी बातों से तो यही महसूस होता है कि तुम साजिद को अपने बेटे का कातिल समझती हो, लेकिन वो तो पिछले 4 साल से लाहौर में होता है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो लगभग 1 माह पहले चकबत्ती आया था और जावेद का कत्ल तो 1 दिन पहले हुआ है। फिर वो तुम्हारे बेटे के कत्ल में किस तरह मुलविस हो सकता है? वो मेरे जीदे का पक्का दुश्मन है थानेदार साहब, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। वो 1 माह पहले चकबत्ती आया था तो क्या हुआ? वो इसके बाद भी तो आ सकता है। उसके चकबत्ती आने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई। मैं तो कहती हूँ कि आप नरगिस के बाप और साजिद को फ़ौरन गिरफ्तार कर लें। आप इन दोनों पर सख्ती करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मैंने रहमत बीवी से इस बात पर बहस नहीं की, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ से एक सूद भी इधर उधर नहीं हट रही थी और फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं था कि मैं साजिद को इस मामले से लाताल्लुक़ साबित करके उसे बेगुनाह करार दे सकता। लिहाजा मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए इससे पूछा, रहमत बीबी, तुम्हारा बेटा जावेद कल यानी 12 अक्टूबर को कितने बजे घर से निकला था? उसने बताया कि जीदा कल सुबह यहाँ से रवाना हो गया था। उसने मुझे बताया था कि आधा दिन वो दुकान पर गुजारेगा, इसके बाद वो चकबत्ती की तरफ जाएगा। चकबत्ती यहाँ से सिर्फ 4 मील दूर है। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि शाम से पहले वापस आ जाना, लेकिन जब वो कल शाम तक घर नहीं आया तो मुझे बड़ी फिक्र हुई। फिर ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दे ली कि हो सकता है नरगिस के घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया हो। सुबह आ जाएगा, लेकिन सुबह तो मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी जब पता चला कि उसकी आवाज़ रुंध गई और वो खामोश हो गई। ये ठीक है कि खुर्शीद बेगम और नरगिस के बाप खैरदीन की ज़बानी मुझे रहमत बीवी के बारे में जो कुछ पता चला था, उसकी रोशनी में ये बहुत ही फितना परवर औरत थी, लेकिन इसके साथ ही वो एक बेटे की माँ भी थी और वो बेटा गुज़िश्ता रात बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लिहाजा दुखी दिल रहमत बीवी के जज्बात का एहतराम मुझ पर लाजिम था। मैंने नहायत ही हमदर्दी भरे लहजे में कहा, रहमत बीवी, तुम्हारे बेटे की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है और मैं ये सारी पूछगछ इसके कातिलों तक पहुंचने के लिए ही कर रहा हूँ। जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं समझ रही हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक जावेद की बीवी नरगिस 10 अक्टूबर को अपने मेके गई थी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और 2 दिन बाद ही जावेद उसे लेने के लिए घर से चल पड़ा। क्या जावेद ने नरगिस को ये बात बता रखी थी कि वो 2 दिन बाद उसे लेने आएगा? जीता अपनी मर्जी का मालिक था जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मुझे नहीं पता कि उसने नरगिस को 2 दिन वाली बात बताई थी या नहीं। मुझे ये भी पता चला है कि नरगिस किसी खुर्शीद नामी औरत के साथ यहाँ से चकबत्ती गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
वो जावेद के साथ क्यों नहीं गई थी? और ये खुर्शीद बेगम कौन है? मैं खुर्शीद बेगम से मिल चुका था और उसके बारे में अच्छी खासी मालूमात भी रखता था, लेकिन मैं रहमत बीवी के मुंह से सुनना चाहता था। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, खुर्शीद हमारी पड़ोसन है थानेदार साहब। ये इस दिन सूरत नगर जा रही थी। चकबत्ती सूरत नगर जाते हुए रास्ते में आता है। खुर्शीद ने कहा कि मैं नरगिस को चकबत्ती छोड़कर सूरत नगर की तरफ निकल जाऊंगी, इसलिए हमने नरगिस को उसके साथ भेज दिया था। सूरत नगर नामी गांव चकबत्ती से 2 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने रहमत बीवी से पूछा, मुझे पता चला है कि जावेद गुस्से का बहुत तेज था। इस वाक़े से पहले उसका किसी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? मेरा मतलब है कि इधर बाजार में किसी से उसकी मुंहमारी हुई हो? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये ठीक है कि जीदे को गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन इन दिनों में इसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लम्हाती तवक्को करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, थानेदार साहब आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कातिल की निशानदही कर दी है। आप साजिद को गिरफ्तार करके इस पर सख्ती करें। मुझे यकीन है कि वो ज़बान खोल देगा। मैं तुम्हारे इस मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगा, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा, लेकिन हर ज़ाविये से तफ्तीश करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटे के कातिलों को केफ़र किरदार तक पहुँचा दूँगा। मैं थोड़ी देर मज़ीद वहाँ बैठा रहा, फिर खुर्शीद बेगम के घर आया। रहमत बीवी और खुर्शीद बेगम के घर आपस में जुड़े हुए थे। खुर्शीद बेगम और उसका शौहर तालिब हुसैन एक बेऔलाद जोड़ा था। तालिब हुसैन ने तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया था और एक सानहे में वो इस कदर शदीद ज़ख्मी हो गया था कि उसकी दोनों टांगें बाएं घुटनों पर से काटनी पड़ी थीं। चंद रोज़ पहले खुर्शीद बेगम मेरे पास थाने आई थी और उसने रहमत बीवी, खालदा और जावेद की मुझसे शिकायत की थी। उसके ख्याल में नरगिस के साथ इस घर में बहुत जुल्म हो रहा था। मैंने खुर्शीद बेगम को इस वक्त काफ़ी मायूस किया था। रहमत बीवी के घर में इसकी मुताल्लिका बेटी खालदा से भी मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने इसे काफ़ी तेज़ व तर्रार पाया था। मुझे पता चला था कि खालदा की ज़बान दराजी की वजह से उसे तलाक हुई थी। खुर्शीद बेगम का शौहर तालिब हुसैन खासा जिंदा दिल और दूर अंदेश इंसान था। हम थोड़ी देर तक तहरीक आज़ादी की यादों को ताज़ा करते रहे, फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़ेर बहस आ गई। खुर्शीद बेगम ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और बोली, थानेदार साहब मैंने आपसे कहा था ना, कुछ भी हो सकता है, आप देख लें। नरगिस के साथ तो कुछ हुआ नहीं, मगर जावेद जान से चला गया। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उसकी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। जालिमों ने उसकी खोपड़ी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का सत्यानाश मारकर रख दिया है। तुम लोगों के ख्याल में जावेद का कातिल कौन हो सकता है या कौन हो सकते हैं? अपनी बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। मुझे तो ये लूटमार और रहज़नी की वारदात लगती है, तालिब हुसैन ने कहा। खुर्शीद बेगम बोली, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने इन दोनों के ख्यालात को रद्द करने के लिए मंतकी अंदाज में इन्हें बताया कि वो किसी भी तौर पर राहज़नी की वारदात नहीं थी। अगर वो डाकू लुटेरे होते तो मकतूल की जेब में से मुझे हरगिज़ 200 रुपये ना मिलते। इस वजाहत के बाद उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक कर लिया। खुर्शीद बेगम, मुझे बताया गया है कि नरगिस तुम्हारे साथ चकबत्ती गई थी। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। नरगिस काफ़ी अरसे से अपने मैके जाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जावेद कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल देता था। जब नरगिस के बाप खैरदीन को जहरीले सांप ने दाएं हाथ पर डस लिया और खैरदीन की ज़िंदगी बचाने के लिए उसके मुतासरा हाथ को काटना पड़ा, तो नरगिस इस वाक़े से बहुत गमज़दा हो गई थी और हर लम्हा चकबत्ती जाने को उसका दिल मचल रहा था। लेकिन संगदिल और बेरहम जावेद पर इस वाक़े और नरगिस की हालत का ज़रा असर न हुआ। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने फ़ौरन इस आइडिया पर अमल भी कर डाला। तो गोया तुम्हारा सूरत नगर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैं बोल उठा, आप समझदार इंसान हैं थानेदार साहब। वो तारीफ़ी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैंने नरगिस को उसके माँ बाप और भाई से मिलवाने के लिए एक ड्रामा रचाया था। मैंने रहमत बीवी से कहा कि जावेद को तो वक्त नहीं मिल रहा चकबत्ती जाने का, मैं इत्तेफाक से सूरत नगर जा रही हूँ, तुम नरगिस को मेरे साथ भेज दो। मैं इसे चकबत्ती पहुँचाने के बाद सूरत नगर चली जाऊँगी। और रहमत बीवी ने मेरी बात मान ली।
लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो फिर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और तुमने चकबत्ती पहुंचते ही नरगिस के माँ बाप को उसके हालात के बारे में सब कुछ बता दिया? मैंने कहा। हालांकि नरगिस ने तुम्हें सख्ती से मना किया था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में सवाल किया। ये बहुत ज़रूरी था थानेदार साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। नरगिस के हालात से मैं बहुत दुखी थी। उसके माँ बाप को किसी बात की खबर ही नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया नेक नियति से किया है, और नेकी करते वक्त बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। तुम ठीक कहती हो खुर्शीद बीवी। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर पूछा, नरगिस के बांझपन का क्या किस्सा है? ये सरासर नरगिस पर इल्ज़ाम है जनाब, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसके साथ बांझपन वाला कोई मामला नहीं। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कर सकती हो? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा। उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक वो बेऔलाद है। मैं ये बात इतने वसूख से इसलिए कह रही हूँ कि इन 6 सालों में 2 बार नरगिस का अबॉर्शन हुआ है। वो वजाहत करते हुए बोली। अगर नरगिस बांझ होती तो फिर उसके यहाँ उम्मीद का पौधा पनपना ही नहीं चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो खुर्शीद बेगम, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। किसी बांझ औरत का अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। मुझे तो जावेद ही में कोई नुक्स लगता है मलिक साहब, तालिब हुसैन ने गहरी संजीदगी से कहा। नुक्स क्या? मेरे ख्याल में बिल्कुल नाकारा है। खुर्शीद बेगम हाथ नचाते हुए बोली। इसीलिए इसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसा बंदा अपनी नाकामियों का गुस्सा दूसरों पर ही निकालता है। ये तो आप भी मानते हैं ना थानेदार साहब? मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। इसके अलावा मोटे जुस्से वाले बंदे को भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जावेद भी खासे भारी भरकम वजूद का मालिक था। मैंने जाए बकुआ से मिलने वाले फिरोजे वाले लॉकेट को नरगिस और रहमत बीवी को दिखाया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस लॉकेट को नहीं पहचाना था। मैंने मज़कूरा लॉकेट खुर्शीद बेगम को भी दिखाया, लेकिन अब की बार भी नतीजा सिफर ही बरामद हुआ था। मैं इनके घर से उठा और थाने आ गया। थाने पहुंचकर मैंने एक सादा लिबास एहलकार को खुसूसी हिदायत के साथ जाए बकुआ की जानिब रवाना कर दिया। आइंदा रोज़ मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और रेल बाज़ार पहुंच गया। कस्बा जलालपुर मेन रोड और रेलवे लाइन के बीच में वाक़ था, इसीलिए इस बाज़ार का नाम रेल बाज़ार रखा गया था। ये बाज़ार रेलवे स्टेशन के सामने से सीधा अंदर कस्बे की जानिब आता था, और इसी बाज़ार में जावेद की कपड़े की दुकान थी। रेल बाजार में मिली जुली हर चीज़ की दुकानें थीं। जावेद के कत्ल की इत्तला हर शख्स को हो चुकी थी। मैंने इसके आसपास वाले दुकानदारों से पूछताछ की ताकि ये पता चलाया जा सके कि जावेद को पेश आने वाले वाक़ये का जिम्मेदार कौन है। इस तफ्तीश का नतीजा भी सिफर के बराबर ही बरामद हुआ। इनमें से किसी ने भी जावेद के कातलों के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी रोशनी में इस केस को मैं आगे बढ़ा सकता। मैं नाकाम नामुराद वापस थाने आ गया। नरगिस की ज़बानी मुझे उसके नौमुर आशिक साजिद की मालूमात हो चुकी थी, और यह भी पता चला था कि वो पिछले 4 साल से लाहौर में नौकरी कर रहा है। नरगिस की शादी से वो इस कदर दिल बर्दाश्त हुआ था कि उसने चकबत्ती ही को खैरबाद कह दिया था। अब वो अपने माँ बाप से मिलने इधर का चक्कर लगा लिया करता था। मेरी मालूमात के मुताबिक साजिद 1 माह पहले चकबत्ती आया था और इस वक्त वो लाहौर ही में था। जब नरगिस की ज़बान से मैंने साजिद का जिक्र सुना था तो फौरी तौर पर मेरा जहन इसकी तरफ भी गया था। मैंने नरगिस को इस हवाले से काफ़ी कुरेदा था कि कहीं जोशे इंतकाम में आकर साजिद ही ने तो जावेद का काम तमाम नहीं कर दिया। रकाबत का जज्बा बड़े ख़तरनाक नताइज ला सकता है, लेकिन नरगिस ने मेरे ख्याल की तरदीद कर दी थी। नरगिस की बात में अच्छा खासा वज़न था, लिहाजा इस केस में वक्ती तौर पर साजिद की तरफ से मेरा ध्यान हट गया था, लेकिन रहमत बीवी ने दोबारा इस जानिब मेरी तवज्जो मबसूल करा दी थी। रहमत बीवी का इसरार था कि मैं फौरी तौर पर साजिद को गिरफ्तार कर इस पर सख्ती करूं तो वो ज़बान खोल देगा। इसे यकीन था, और इसने मुझे भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि साजिद ही ने इसके बेटे जावेद को मौत के घाट उतारा है। रहमत बीवी लाख लड़ाकू, जालिम और फितना परवर औरत सही, लेकिन वो मकतूल की वारिस थी। अगर वो अपने बेटे के कातिल के सिलसिले में किसी शख्स पर अपने शक का इजहार कर रही थी तो मैं इसके दावे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रहमत बीवी की निशानदही पर इसीलिए भी तवज्जो देने की ज़रूरत थी कि साजिद 6 साल पहले नरगिस का तलबगार रहा था।
मैंने एक होशियार किस्म के एहलकार को लाहौर रवाना कर दिया ताकि वो साजिद के मामूलात पर निगाह रख सके। अगर वो जावेद के कत्ल में मुलविस था तो उसने कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर करना थी और जब ही वो पकड़ में आ जाता। दोपहर के बाद पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। उसके साथ ही जावेद की पोस्टमार्टम शुदा लाश भी थी। मैंने रहमत बीवी को इतला भी भिजवा दी कि वो थाने आकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद अपने बेटे की लाश वसूल कर ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जावेद की मौत 12 अक्टूबर की शाम किसी वक्त वाक़ हुई थी। मौत के वक्त का तयन दोपहर और शाम के दरमियान किया गया था। रेल बाजार से मैं पता चला चुका था कि जावेद 12 अक्टूबर को दोपहर के बाद दुकान बंद करके चला गया था। इस हिसाब से दोपहर को उसे चकबत्ती के आसपास होना चाहिए था। कस्बा जलालपुर से चकबत्ती सिर्फ 4 मील के फासले पर था। नरगिस और उसके माँ बाप की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि जावेद चकबत्ती नहीं पहुंचा था। उसका एक ही मतलब था कि उसे चकबत्ती ही में दाखिल होने से पहले ठिकाने लगा दिया गया था। फिर इसकी लाश को घसीटकर जावल के खेतों के अंदर छुपा दिया गया था ताकि फौरी तौर पर किसी की नज़र न पड़े। मैंने बड़ी बारीक बीनी से जाए वकुआ का मुआयना किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे तज्जिए की तस्दीक करती थी। मुझे भी जावेद की लाश को कच्चे रास्ते से घसीटकर खेतों के अंदर लाने के आसार मिले थे। यकीनन जावेद को इस कच्चे रास्ते पर घेर कर मारा गया था जो जलालपुर से चकबत्ती की तरफ आता था। गोया चकबत्ती पहुंचने से पहले ही इसे मौत की नींद सुला दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरे एक और अंदाजे की भी तस्दीक कर दी थी कि हमलावर एक से ज़्यादा अफराद थे। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद ने लाठियों की मदद से इस पर भरपूर हमला किया था और इसे संभलने का ज़रा मौका नहीं दिया था। नतीजे के तौर पर उसकी खोपड़ी का हशर नशर हो गया। अलावा अज़ीं इसके दस्तो बाजू भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। पूरा दिन जावेद के बहिमाना कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में गुजर गया, लेकिन अभी तक इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी भी हाल में मायूस होना नहीं सीखा। मेरा ये ईमान है कि सख्ती और परेशानी की कोई रात चाहे कितनी भी तवील क्यों ना हो और उसे कभी ना कभी ख़त्म होना ही होता है। शहर को तुलू होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग शहर के इंतज़ार में साबित कदम रहते हैं वो मंजिल का सुराग पा लेते हैं। 14 अक्टूबर की शाम को जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आया तो मेरा दिल खासा बोझल और दिमाग उलझा हुआ था और ये ऐन फितरी कैफियत थी। पिछले 2 दिनों से मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा था ये सब उसी के असरात थे। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज अदा की। वो अक्टूबर का ज़माना था। गुलाबी जाड़े का आगाज़ हो चुका था। दिन अगरचे गर्म ही था लेकिन रात में ठंडक हो जाती थी। मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त दस्तक का मतलब एक ही था कि थाने में कोई इमरजेंसी हो गई थी। जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में जाता था तो फिर मेरा स्टाफ छोटे मोटे मामलात के लिए मुझे परेशान नहीं करता था। हालांकि मैंने वाज़े अल्फाज में इनसे कह रखा था कि कोई भी मामला हो मुझे फ़ौरन बुला लिया जाए। मेरा क्वार्टर थाने के अगबी हिस्से में अहाते के अंदर ही बना हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला तो शबीना ड्यूटी वाले एक कांस्टेबल की सूरत दिखाई दी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह डालते हुए पूछा, फारूक खैरियत तो है ना? मलिक साहब चकबत्ती से नासिर वापस आ गया है और वो अपने साथ एक बंदे को भी लाया है। नासिर वही पुलिस एहलकार था जिसे मैंने सादा लिबास में जाए वकुआ की कड़ी निगरानी पर तैनात किया था। अगर वो किसी बंदे को साथ लाया था तो इसका मतलब था कि उसके साथ कोई बड़ी खबर थी। तुम चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने कांस्टेबल फारूक से कहा। वो मुझे सल्यूट मारकर वापस चला गया। ठीक 5 मिनट के बाद मैं थाने में अपने कमरे में सिविल ड्रेस में मौजूद था। नासिर ने अपने साथ लाए हुए इस बंदे को मेरे सामने पेश कर दिया और बताया, मलिक साहब मैंने इस बंदे को जाए वकुआ से पकड़ा है। ये इधर कच्चे रास्ते पर कुछ तलाश कर रहा था। आपने मुझे जाए वकुआ की निगरानी का काम सौंपा था। ये बंदा और इसकी हरकतें मुझे मशकूक लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया और पकड़कर आपके पास ले आया हूँ। बाकी का इंटरव्यू आप खुद कर लें। वो बंदा सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। उसका डील डोल और कद काठ अच्छा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कड़कदार आवाज़ में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? भोला जी, मुझे भोला कहते हैं, उसने सहमी हुई आवाज़ में बताया। भोला? मैंने उसके अल्फाज दोहराए। फिर तंजिया लहजे में कहा, तुम तो कहीं से भी भोले नज़र नहीं आते। मुझे तो तुम 10 नंबरी बदमाश लगते हो। थानेदार साहब मैं बेकसूर हूँ। वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लहजे में बोला,
آپ کا بندہ مجھے خواہ ہی پکڑ کر یہاں لے آیا ہے۔ میرے اسٹاف کے لوگ خواہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بتاؤ تم کچے راستے پر کیا تلاش کر رہے تھے؟ کیا تمہاری ماں کے جھمکے وہاں گم ہو گئے تھے؟ وہ جی، میں تو وہاں کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا۔ بس جی، میں تو ادھر سے گزر رہا تھا اور آپ کے بندے نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا ملک صاحب، ناصر نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ آج کی رات آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے قصبل نکال کر الف کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ کیوں بھائی بھولے؟ میں نے اس بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تم شرافت سے زبان کھولتے ہو یا میں تمہیں ناصر کے حوالے کر دوں؟ آپ میری بات کا یقین کریں جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگرچہ بھولے کا انداز منت سماجت والا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی مکاری اور عیاری کو صاف پڑھ لیا تھا، لہٰذا اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی یا نرمی کے جذبات ابھر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر میں تمہیں تمہاری اماں جان کے گمشدہ جھمکوں کی جھلک دکھا دوں تو پھر تو تم سب سچ سچ بتا دو گے نا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سے استفسار کیا۔ کون سے جھمکے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ وہی جھمکے جنہیں تم چکبتی کے کچے راستے پر بڑی شد و مت سے تلاش کر رہے تھے، میں نے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مصنوعی پریشانی سے بولا۔ میں نے اس کی اداکاری کو بھانپ لیا اور اپنی میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی سب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ ماں کے جھمکے تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت کو واپس لے آئیں گے۔ وہ ہراساں نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے میز کی دراز کے اندر سے فیروزے والا وہ لاکٹ برآمد کر لیا جو جائے وقوع سے مجھے ملا تھا، اور اس میں جڑا ہوا فیروزہ چٹکا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لاکٹ انہی حملہ آوروں میں سے کسی کا تھا جنہوں نے جاوید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے مذکورہ لاکٹ کو بھولے کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، ان جھمکوں کو پہچانتے ہو؟ یہ سوال کرتے وقت میں بھولے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی بڑی واضح چمک نوٹ کی، یعنی اس نے فیروزے والے لاکٹ کو پہچان لیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ڈٹائی نے اس چمک کی جگہ لے لی اور وہ منافقانہ لہجے میں بولا، یہ جھمکے تو نہیں ہیں، ایک لاکٹ ہے، اور اس لاکٹ سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس لاکٹ کا تم سے واسطہ تعلق ہے یا نہیں؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، آپ مجھے دکھا جو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا، وہ لکنہ زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، تو یہ لاکٹ تمہارا نہیں ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ناصر، یہ بندہ آج کی رات تمہارا مہمان ہے، میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے مائنہ خیز لہجے میں کہا۔ تم رات بھر اس کی خوب خاطر تواضع کرو، صبح اس کی زبان کا تالا کھل جانا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، کانسٹیبل ناصر خوش ہوتے ہوئے بولا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور جب آپ تھانے آئیں گے تو یہ کسی ٹیپ کی طرح فر فر بولنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر میں نے بھولے کی آنکھوں میں فیروزے والے لاکٹ کے حوالے سے تو میں اسے ہرگز ناصر کے حوالے نہ کرتا۔ اگلی صبح خاصی روشن اور چمکدار تھی۔ یہ صبح میرے لیے ایک خاص زاویے سے اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ 15 اکتوبر کی صبح جب میں تھانے پہنچ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ ناصر نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، بھولے نے زبان کھول دی ہے۔ کیا؟ اس نے فیروزے والے لاکٹ کی ملکیت قبول کر لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ صرف ملکیت قبول کر لی ہے بلکہ اس نے جاوید کے قتل کا اقرار بھی کر لیا ہے، کانسٹیبل نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے 12 اکتوبر کی سپہر چکبتی کے قریب کچے راستے پر جاوید پر لاٹھیوں سے حملہ کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ان کے وار ایسے زوردار تھے کہ جاوید کو اپنی حفاظت کا موقع ہی نہیں مل سکا، اور وہ چند لمحات ہی میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ کیا بھولے نے اپنے دونوں ساتھیوں کے نام بھی بتائے ہیں؟ جی بتائے ہیں، کانسٹیبل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ان میں سے ایک کا نام قادر اور دوسرے کا نام فرید ہے۔ میں نے بھولے کی نشاندہی پر قادر اور فرید کی گرفتاری کے لیے 2 اہلکاروں کو روانہ کر دیا ہے۔ شاباش! ناصر اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر چکا تو میں نے تعریفی انداز میں اس کی پھرتی کو سراہا۔ ایک لحاظ سے جاوید کے قتل کا معمہ حل ہو چکا تھا۔ اگر بھولے نے اقبال جرم کر لیا تھا تو اس کے شریک جرم ساتھیوں قادر اور فرید کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کیس کا ایک اہم پہلو ابھی تک تشنا تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے جاوید کی جان کیوں لی؟
मैंने नासिर से पूछा, क्या भोले ने बताया कि इन लोगों की जावेद से क्या दुश्मनी थी? बराह रास्त इनकी जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी, नासिर ने जवाब दिया। ये काम उन्होंने पैसों के लालच में किया है। पैसों के लालच में? मैं चौंक उठा। किसने इन्हें पैसे दिए थे? जावेद का असल दुश्मन कौन है? वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, साजिद। ओह! मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया। वही साजिद जिसका ताल्लुक चकबत्ती से है और वो लाहौर में नौकरी करता है? जी बिल्कुल वही। कांस्टेबल ने सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए कहा, भोले ने इसी का नाम लिया है। मैं गहरी सोच में डूब गया। तो गोया रहमत बीवी का दावा दुरुस्त था। जावेद के कत्ल का जिम्मेदार साजिद ही था। उसने खुद अपने हाथों से तो जावेद की जान नहीं ली थी, लेकिन ये कत्ल उसी के ईमा पर हुआ था, लिहाजा वो इस कत्ल की वारदात में बराबर का शरीक था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक एहलकार को उसकी कड़ी निगरानी के लिए लाहौर रवाना किया था, लेकिन अब हालात ने जो करवट ली थी उसकी रोशनी में साजिद को फिलफौर गिरफ्तार करके यहाँ लाना ज़रूरी था। लिहाजा मैंने 2 अफराद की टीम को साजिद की गिरफ्तारी के लिए फ़ौरन लाहौर रवाना कर दिया। 15 अक्टूबर का सूरज ग़ुरूब होने से पहले ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया था। नासिर ने कादिर और फरीद की गिरफ्तारी के लिए जिन अहलकारों को रवाना किया था वो दोपहर तक कामयाब वापस आ गए थे। कादिर और फरीद की ठीक ठाक छितरौल के बाद उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने भोले के साथ शरीक जुर्म होने का इकरार कर लिया था। उन्हें भी भोले के साथ हवालात में बंद कर दिया गया। लाहौर जाने वाली टीम लगभग 5 बजे वापस आई और अपने साथ साजिद को भी लाई। मैंने साजिद को अपने कमरे में बुला लिया और करख्त लहजे में कहा, तुमने जिन 3 अफराद को पैसे देकर जावेद के कत्ल का फरीजा सौंपा था वो इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद हैं। उन्होंने तुम्हारे जुर्म की कलई खोल दी है। तुम अपनी हिमायत में कुछ कहना चाहते हो? मैंने भोला, कादिर और फरीद को हवालात में बैठे देख लिया है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इनमें से मैं सिर्फ भोला को जानता हूँ, बाकी दोनों भोले के साथी हैं। इनके नाम मुझे आपसे मालूम हुए हैं और मैंने आज से पहली मर्तबा इन्हें देखा है। और जहाँ तक अपनी हिमायत में कुछ कहने की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं ना तो नरगिस को हासिल कर सका और ना ही इसे जावेद के जुल्म सितम से बचाने में कामयाब हो सका। कामयाब तो तुम हो चुके हो साजिद, मैंने तंजिया लहजे में कहा। जावेद की मौत के बाद नरगिस आज़ाद हो चुकी है। वो तो आज़ाद हो चुकी है, वो हसरत भरे लहजे में बोला, लेकिन मेरी आज़ादी छिन गई है। अगर भोला न पकड़ा जाता तो आप कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे। एक लिहाज से वो दुरुस्त ही कह रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैंने उसकी कड़ी निगरानी का कामिल बंदोबस्त कर रखा था। मैंने उससे पूछा, साजिद, क्या तुम्हें यकीन था कि जावेद के कत्ल के बाद नरगिस तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी? मैंने एक जुआ खेला था, वो सादा से लहजे में बोला। अगर वो राजी हो जाती तो मैं अपनी किस्मत पर रश्क करता, और अगर इस बार भी इधर से मुझे इनकार ही सुनने को मिलता तो मैं ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि कम से कम मैंने नरगिस को जावेद, रहमत बीबी और खालिदा के जुल्म सितम से तो निजात दिला दी। वो घर नरगिस के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। साजिद की बात सुनकर मैं चौंक उठा। इज़्तिरारी लहजे में उससे दरियाफ्त किया, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि जावेद का घर नरगिस के लिए दोज़ख से कम नहीं था? मेरे सवाल पर वो जुज़बुज़ होकर रह गया। नरगिस की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी ज़िंदगी तो रोज़े अव्वल ही से सुपुर्दे अजाब थी, फिर तुम्हें 6 साल के बाद उसे जहन्नम से निकालने का ख्याल क्यों आया? क्या अब तक तुम भंग पी कर सो रहे थे? मुझे 1 माह पहले ही नरगिस के हालात की खबर हुई थी, उसने बताया, जब मैं चकबत्ती आया था। नरगिस की ज़बानी मुझे पता चला था कि ससुराल में इस पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े जा रहे थे उसकी सदा पहली मर्तबा चकबत्ती में 4 रोज़ पहले 10 अक्टूबर को उस वक्त गूंजी थी जब खुर्शीद बेगम ने खैरदीन और सफ़िया बीवी यानी नरगिस की माँ को उसकी बिपता सुनाई थी। इस 10 अक्टूबर से पहले चकबत्ती में कोई नहीं जानता था कि कस्बा जलालपुर में पिछले 6 साल से नरगिस किन हालात का शिकार है। फिर 1 माह पहले साजिद को किसने इन हालात की खबर दी? यही सवाल मैंने जब साजिद से किया तो उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। नरगिस के हालात के बारे में मुझे खुर्शीद बेगम ने बताया था। खुर्शीद बेगम को साजिद के जवाब के बाद शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी हो गया था। इस मरतबा मैंने इसे थाने बुला लिया। पिछली बार मैंने उसके घर में 13 अक्टूबर की शाम उससे मुलाकात की थी और उसके ये अल्फाज
ابھی تک میرے ذہن میں نقش تھے۔ تھانے دار صاحب، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ گویا خورشید بیگم نے نرگس کو اس جہنم سے اس لیے نکالنے کے لیے 2 مرتبہ اپنی انگلی ٹیڑھی کی تھی۔ پہلی بار 1 ماہ پہلے جب اس نے ساجد کو اس کے حالات سے آگاہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ 4 دن پہلے جب اس نے نرگس کے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تھی۔ خورشید بیگم تھانے پہنچی تو اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تو اس سارے کھیل میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت میرے اور خورشید بیگم کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، تھانے دار صاحب، میں تو سب سے پہلے شکایت لے کر آپ ہی کے پاس آئی تھی، لیکن آپ نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے تمہاری خواہش کے مطابق رحمت بی بی، خالدہ اور جاوید کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو تم نے خود تھانے دارنی بننے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے سوچا کہ گھی سیدھی انگلی سے تو نکل نہیں رہا، اب انگلی کو ٹیڑھا کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ خلوص نیت سے کیا ہے، وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ساجد جاوید کو قتل کرا دے، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ساجد کسی طرح نرگس کو اس جہنم سے نکالے۔ ساجد نے کرائے کے قاتلوں کی مدد سے جو کچھ کیا یہ اس کا ذاتی فعل ہے، میں اس کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ساجد کے اقبال جرم کے بعد میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جاوید نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے، یہ سب حکم ربی سے ہوا تھا، لیکن میں اس وقت کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ساجد، بھولا، قادر اور فرید کو جاوید کے قتل کے الزام میں حوالہ عدالت کر دیا۔ میں نے خورشید بیگم کو بھی ایک سزا دی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ وہ سزا کیا تھی۔ ذہین قارئین اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔